हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल PRS एजुकेशनल ट्रस्ट। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिप्लोमा सेकेंड ईयर के कोर्स फार्माकोथेरेप्यूटिक्स की, जिसमें कि अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बेसिक्स ऑफ फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड हाइपरटेंशन। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं अदर डिजीजेस जो कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से एसोसिएटेड है। एक डिजीज है आपकी एंजाइना पेक्टोरिस और दूसरी डिजीज है आपकी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अगर किसी भी व्यक्ति को चेस्ट में पेन महसूस होता है तो उस कंडीशन को एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं, और जब वो कंडीशन आगे प्रोसीड करती है यानी कि वो बढ़ती है और हृदय की मांसपेशियों को ब्लड और ऑक्सीजन नहीं पर्याप्त मात्रा में मिल पाता है, तो इससे दूसरी कंडीशन प्रिवेल कर सकती है या कंसिक्वेंसेस इसके, या फिर फर्दर उसको वो दूसरी किसी बीमारी से ग्रसित हो सकता है जिसको हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं, यानी कि हृदय पेशियों के रोध जो है उसमें रोध गलन होना। ठीक है, अब आगे हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो आपकी ये दोनों कंडीशंस हैं, एंजाइना और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है, दोनों ही बीमारियां आपके हृदय की मांसपेशियों से एसोसिएटेड है या संबंधित है, जिसमें कि जो ब्लड फ्लो हो रहा है यानी कि दिल को जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो कम हो जाती है। ठीक है, और स्पेशली जो कि हमारी हृदय की मांसपेशियां हैं, जिसकी वजह से आपके हृदय का जो वर्कलोड है यानी उसके काम करने की जो क्षमता है उस पर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और जिसकी वजह से वो एक हमें अलार्म देता है कि मुझे ब्लड की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। ठीक है, तो एंजाइना और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन दोनों ही हृदय की मांसपेशियों से रिलेटेड बीमारी है, जिसमें हृदय की मांसपेशियों को जो रक्त जितना प्रवाह होना चाहिए उन मांसपेशियों में वो नहीं हो पाता है। ठीक है, अब दोनों ही जो ये बीमारियां हैं वो एक जैसी सी दिखती है। ठीक है, लक्षण लगभग दोनों के एक जैसे हैं, लेकिन तब भी दोनों में कुछ अंतर है। ठीक है, अब अंतर किस किस बेसिस पर है? जो सिम्टम्स हमें दिखते हैं यानी कि दोनों बीमारियों के जो लक्षण हमें दिख रहे हैं वो इन दोनों को विशिष्ट बनाते हैं, यानी कि एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं, और जो इनका ओरिजिन का कारण है, इनका इन दोनों डिजीज के अक्रेंस का रीजन है, कारण है वो, और इनकी गंभीरता, इस बेसिस पे हम इन दोनों बीमारियों को अलग तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंजाइना की। ठीक है, अब जो एंजाइना है वो आपका एक वार्निंग साइन है। ठीक है, वार्निंग साइन का मतलब है कि एक चेतावनी है, वो चेतावनी जो आपका हार्ट, ठीक है, यानी कि आपका हृदय आपकी बॉडी को दे रहा है। ठीक है, अब ये चेतावनी क्यों आ रही है? क्योंकि आपके हृदय को जितनी ऑक्सीजन की मात्रा, ठीक है, और जितनी ब्लड की यानी कि जितना रक्त और जितनी ऑक्सीजन उसको अपना कार्य पूरा करने के लिए चाहिए वो उसको नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो धमनियां हमारे हृदय तक पहुंच रही है वो नैरो हो जाती है यानी संकुचित हो जाती है। ठीक है, यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ पदार्थ इकट्ठा होने लग जाता है, वो वसा हो सकती है, वो कुछ जो अंदर पदार्थ बह रहे हैं रक्त के साथ, वो उसकी जो साइड्स है, उसके कॉर्नर है, वहां पे जमा हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो हमारी धमनियां हैं इनमें अवरोध पैदा हो जाता है, यानी कि वो ब्लॉक हो जाती हैं। ठीक है, और या फिर वो संकुचित हो जाती है। दोनों ही कारणों की वजह से आपके हृदय को ना तो प्रॉपर ऑक्सीजन मिल पाती है और ना ही प्रॉपर ब्लड मिल पाता है। ठीक है, और यही
अब आपका हृदय कैसे बताएगा कि मुझे तकलीफ हो रही है? वो जो सिम्टम शो कर रहा है, यानी कि आपका हृदय आपको ये बता रहा है कि मुझे ऑक्सीजन और मुझे रक्त चाहिए, यानी कि ब्लड चाहिए। उसी साइन को, उसी इंडिकेशन को, उस चेतावनी को एंजाइना बोलते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होगा? आपकी चेस्ट में पेन होगा, यानी हृदय में दर्द होगा, असहजता होगी, यानी कि डिस्कंफर्ट, आपको कंफर्टेबल नहीं फील होगा। ठीक है, और ऐसा लगेगा जैसे कोई आपके अंदर कोई चीज निचोड़ रहा है या कोई चीज को दबा रहा है। ठीक है, ऐसी अनुभूति अगर किसी को फील होती है तो उस कंडीशन को हम एंजाइना बोलते हैं। ठीक है, अब अगर ये एंजाइना इनिशियल स्टेज पे है, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग पेज पे अभी आपके हृदय में इस तरह का अवरोधन पैदा हुआ है, तो ये कंडीशन रेस्ट करने से या मेडिकेशन लेने से ठीक हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे या आपका जो हार्ट है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि मुझे और ब्लड चाहिए। ठीक है, अब ये कंडीशन सीरियस है क्योंकि अभी तो सिर्फ आपको पेन महसूस हो रहा है। ठीक है, आपको दबाव महसूस हो रहा है, लेकिन आगे चलकर ये किसी भी और गंभीर कंडीशन में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये हार्ट अटैक नहीं है। एंजाइना की अगर हम बात करें तो एंजाइना हार्ट अटैक नहीं है, लेकिन ये आगे चल के हार्ट अटैक में चेंज हो सकता है या फिर इसका आगे हार्ट अटैक की कंडीशन को ये ला सकता है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एंजाइना चेतावनी है आपके हार्ट की, जहां पे आपके हार्ट को अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन नहीं मिलती है, ठीक है, तो वो एक अलार्म देता है बॉडी को, एक सिम्टम शो करता है जो कि पेन की तरह हमें महसूस होता है। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन और जो आपका रक्त प्रवाह है वो कम क्यों हो जाता है? क्योंकि जो धमनियां हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही हैं, ऑक्सीजन सप्लाई कर रही हैं, वो या तो सिकुड़ जाएंगी या फिर वो ब्लॉक हो जाएंगी, यानी कि अवरोधन पैदा हो जाएगा उसमें। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही स्थितियों में आपके हार्ट में पेन और असहजता यानी कि डिस्कंफर्ट होने लगता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई दबाव पड़ रहा है आपके हृदय पे, और इसी कंडीशन को, इसी स्टेट को हम एंजाइना बोलते हैं। ठीक है, तो सीरियस कंडीशन है ये, जो कि आगे चलकर किसी गंभीर रोग में चेंज हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देना होगा। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंजाइना। ठीक है, मेनली जो एंजाइना के टाइप्स हैं वो 3 तरह के एंजाइना होते हैं। सबसे पहला है आपका स्टेबल एंजाइना, जिसको कि हम स्थिर एंजाइना बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये किस वजह से हो सकता है? अगर कोई आपने शारीरिक वर्क काम किया है जिसमें कि आपको एक्सर्शन यानी कि बॉडी आपकी जो है वो एक स्ट्रेस ले रही है। ठीक है, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद अगर आपको थकान हो रही है तो वो एंजाइना का पेन हो सकता है। दूसरा, अगर आपको कोई इमोशनल स्ट्रेस है, यानी कि आप भावनात्मक तनाव की स्थिति में है, तो भी आपका एंजाइना ट्रिगर कर सकता है या एंजाइना का पेन हो सकता है। ठीक है, अब स्टेबल एंजाइना में क्या है कि इसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि हमें पता चल सकता है कि हमें पेन हो रहा है और एक पैटर्न को फॉलो करता है ये। ठीक है, कि आपको मॉर्निंग में पेन हो रहा है या इवनिंग में पेन हो रहा है या रुक रुक के पेन हो रहा है, तो ये इसका इंडिकेशन है कि इसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप उसको पता लगा सकते हैं कि ये स्टेबल एंजाइना है। अब इससे निजात पाने के लिए आप रेस्ट कर सकते हैं या फिर आप कोई मेडिकेशन ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो एक दवाई यूज़ होती है वो होती है आपकी नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, तो
फिजिकल एक्सर्शन से यानी कि शारीरिक परिश्रम से या भावनात्मक तनाव से स्टेबल एंजाइना की कंडीशन आ सकती है। हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इसका पता लगा सकते हैं और एक ये पैटर्न के अकॉर्डिंग ही चलती है। रेस्ट करने से या फिर दवाई लेने से हम इस स्थिति से निजात पा सकते हैं। ठीक है, अब ये हमें एक वार्निंग साइन यानी कि ये चेतावनी हमें क्या दे रहा है कि आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी वो धमनियां जो कि हमारे दिल को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, तो ये हमें ये अलार्म दे रही है कि आपको दिल की धमनी का रोग हो सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। दोबारा से एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। स्टेबल एंजाइना किससे ट्रिगर होता है? फिजिकल एक्सर्शन से या फिर इमोशनल स्ट्रेस से। ठीक है, प्रिडिक्टेबल होता है, एक पैटर्न को फॉलो करता है, रेस्ट से या मेडिकेशन से हम इसको दूर कर सकते हैं और ये हमें बताता है कि हमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है, ये हमें वार्निंग देता है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे टाइप के जो कि अनस्टेबल है। इसका नाम ही कह रहा है कि ये स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो अकर सडनली अचानक से हो जाएगा, ऑफन एट रेस्ट और विद मिनिमल एक्सर्शन। जरूरी नहीं है कि आप फिजिकल एक्सर्शन लें तभी आपको अनस्टेबल एंजाइना होगा, ये रेस्ट की कंडीशन पे भी हो सकता है क्योंकि ये प्रिडिक्टेबल नहीं है, ये अचानक से कभी भी आपको पेन स्टार्ट हो सकता है। तो चाहे आप रेस्ट पे हैं, ठीक है, और या आपने कुछ थोड़ा बहुत शारीरिक परिश्रम किया है तो भी आपको ये हो सकता है। तो ज्यादातर ये क्योंकि अचानक से होता है तो बैठे बैठे आप रेस्ट पे बैठे तो भी हो जाएगा, थोड़ा सा आपने फिजिकल एक्सर्शन लिया तो भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो पेन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, लंबे टाइम के लिए होता है। जो आपका स्टेबल एंजाइना है उसमें जो पेन होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। ठीक है, लेकिन अनस्टेबल एंजाइना में आपको बहुत ज्यादा पेन होगा, ज्यादा लंबे टाइम के लिए होगा और अनप्रिडिक्टेबल, आप पता नहीं लगा सकते, मतलब आप सोच ही नहीं सकते कि आपको इस टाइम पे पेन होगा, कभी भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये निशानी है अनस्टेबल एंजाइना की। अब यहां पे नाइट्रोग्लिसरीन या रेस्ट करने से इस स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपको इंडिकेट कर रहा है यानी कि ये आपको बता रहा है कि आपको मायोकार्डियल इंफार्क्शन यानी कि आप हार्ट अटैक के हायर रिस्क पर हैं, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, ये आपको ये इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है, तो यानी कि अनस्टेबल एंजाइना में आपको ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। तो अब अनस्टेबल एंजाइना को दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। ये अनस्टेबल है, अनप्रिडिक्टेबल है, एकदम अचानक से होता है, चाहे मतलब अगर आप रेस्ट पे बैठे या थोड़ा सा फिजिकल एक्सर्शन आपने लिया है तो भी अनस्टेबल एंजाइना की स्टेट आ सकती है। पेन बहुत सीवियर होता है, लंबे टाइम के लिए होता है और हमारा जो ये पेन है वो अप्रत्याशित है यानी कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा नाइट्रोग्लिसरीन या रेस्ट पे और ये आपको वार्निंग दे रहा है कि आप बहुत बड़े रिस्क पे हार्ट अटैक के। ठीक है, तो इसीलिए आपको अपनी टेक केयर करने की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अब चलते हैं हम लोग तीसरे टाइप के एंजाइना पे। तीसरा टाइप है प्रिंजमेटल एंजाइना। अब इस तरह के एंजाइना में क्या हो रहा है कि आपको स्पाज्म हो रहा है। स्पाज्म का मतलब होता है ऐंठन। ठीक है, तो जो कोरोनरी आर्टरी है यानी कि वो आर्टरी जो कि आपके हृदय को ब्लड सप्लाई कर रही है उसमें ऐंठन हो जाती है, उसमें ब्लड फ्लो कम हो जाता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि ब्लड फ्लो किस वजह से कम हो जाता है, या तो उसमें कुछ उसकी इनर जो लेयर है यानी कि अंदर की परत है उसमें कुछ चीजें इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब एक वो क्या है, आपने आर्टरी को देखा होगा कि एक ट्यूब जैसा है और उसका सर्कुलर माउथ है और वो जो पतला सा उसकी आउटर सरकमफेरेंस है। ठीक है,
यानी कि परिधि है, अगर उसके अंदर कुछ भी जमा होता जाएगा तो क्या होगा, उसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी, और थिकनेस बढ़ने की वजह से क्या है, अंदर का जो एरिया है जिसमें से ब्लड फ्लो करेगा वो छोटा होता जाएगा, उसी को हम बोलते हैं नैरोइंग, जो कि मतलब वो सिकुड़ रहा है। ठीक है, जितना जो एक नॉर्मल आर्टरी है उसमें जितना स्पेस है उसमें ब्लड फ्लो प्रॉपर तरीके से होता है, यानी नॉर्मल जितना ब्लड सप्लाई चाहिए उतना होता है। अब यहाँ पे क्या, क्योंकि वो उसमें कुछ ना कुछ डिपॉजिट हो रहा है, जमा होता जा रहा है, तो वो जो धमनी है वो सिकुड़ती जा रही है, और जितना ब्लड फ्लो यानी रक्त का प्रवाह उसमें से होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। ठीक है, अब ये रेस्ट के दौरान हो सकता है, ज्यादा चांसेस हैं, और आप जब सो रहे हैं तब उस टाइम भी आपको ये पेन अराइज हो सकता है। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी से इसका कोई लेना देना नहीं है और ना ही इमोशनल स्ट्रेस से लेना देना है। तो सबसे पहला फिजिकल एक्टिविटी और इमोशनल स्ट्रेस की वजह से हो रहा था। दूसरा जो हमारा अनस्टेबल एंजाइना था उसमें हमने बात की कि वो रेस्ट पे या फिर थोड़ी सी अगर कोई फिजिकल एक्सर्शन ले रहा है तो हो सकता है। तीसरा जो ये आपका वेरिएंट एंजाइना है उसका आपकी फिजिकल एक्टिविटी या इमोशनल स्ट्रेस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसका मेन कारण है जो आपकी कोरोनरी आर्टरी जिसमें ऐंठन हो रही है उसकी वजह से ये वेरिएंट एंजाइना हो रहा है। ठीक है, अब ये मेडिकेशन से रिलीव हो सकता है, यानी कि उन दवाइयों से ये ठीक हो सकता है जो कि आपकी आर्टरीज को रिलैक्स कर रही है। ठीक है, और मेनली उसमें जो क्लास आती है वो आती है आपकी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की, क्योंकि कैल्शियम आपकी आर्टरीज को कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसीलिए यहां पे हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को ले रहे हैं जो कि आर्टरीज को रिलैक्स करेगा, यानी कि उनका जो माउथ है उसको वाइड करेगा, उसको खोलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका माइक्रोवैस्कुलर एंजाइना। ठीक है, इसको कार्डियक सिंड्रोम एक्स भी बोलते हैं। माइक्रोवैस्कुलर यानी कि छोटी छोटी ब्लड वेसल्स, छोटी छोटी रक्त धमनियां, ठीक है, उनमें ये स्टेट आती है एंजाइना की। ठीक है, सो इट इज लिंक टू स्मॉल ब्लड वेसल्स डिसफंक्शन। जब आपकी जो छोटी छोटी रक्त धमनियां हैं जो कि आपके हृदय में उपस्थित है उसमें जब शिथिलता आ जाती है, यानी कि वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रही हैं, उसकी वजह से जो पेन आप को फील हो रहा है वो आपका माइक्रोवैस्कुलर एंजाइना है। ठीक है, ज्यादातर ये स्थिति महिलाओं में पाई जाती है या फिर उन पेशेंट्स में जो कि डायबिटीज से अफेक्टेड है। ठीक है, अगर किसी पर्सन को डायबिटीज है तो वो इसके रिस्क फैक्टर में इंक्लूडेड है, यानी कि उसको ज्यादा चांसेस है कि उसको माइक्रोवैस्कुलर एंजाइना हो जाए। दूसरा, जो महिलाएं हैं उसमें भी माइक्रोवैस्कुलर एंजाइना होने के चांसेस हैं। ठीक है, जैसा कि अनस्टेबल में हमने पढ़ा था कि पेन बहुत सीवियर होगा और अदर जो कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं वो ऊपर जितने टाइप के एंजाइना है उसके सिमिलर हैं। ठीक है, डिस्कम्फर्ट एंड पेन। सबसे ज्यादा खतरनाक जो एंजाइना की स्टेट है वो है साइलेंट एंजाइना, जिसमें कि हमें कोई सिम्टम ही नजर नहीं आ रहा है। अभी तक जितने हमने एंजाइना के टाइप्स पढ़े उसमें हमें ये पता चल रहा है कि या तो हमें पेन होगा और साथ में हमें डिस्कम्फर्ट होगा, यानी कि हमें अस्थिरता लगी, हमें कंफर्टेबल लगेगा ही नहीं, हमें लगेगा कुछ दबाव ऐसा पड़ रहा है हमारे हृदय पे। ठीक है, लेकिन इस तरह के एंजाइना में आप देखिए कि अकर विदाउट नोटिसेबल सिम्टम और पेन, जिसको हम बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब है कि जिसका कोई सिम्टम ही नहीं नजर आए। अगर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको पेन हो रहा है या आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो फिर आपको
कैसे पता चलेगा कि आपको कुछ होने वाला है? ठीक है, हम जैसे अभी तक बात करें कि एंजाइना क्या है, वो अलार्म है, हमें एक वार्निंग दे रहा है कि आपको अलर्ट होने की जरूरत है। लेकिन इसमें क्या है, ये तो कोई सिम्टम ही शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है साइलेंट एंजाइना। ठीक, अगर कोई पेशेंट, उसको ये पेन है, वो अगर डायग्नोसिस पे जाएगा, यानी कि ईसीजी करवाएगा या फिर स्ट्रेस टेस्ट करवाएगा, तभी ये कंडीशन सामने आएगी कि उस पेशेंट को साइलेंट एंजाइना है। अदरवाइज इसको डिटेक्ट करने का और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इस तरह के एंजाइना में कोई भी सिम्टम नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब ऑफन डिस्कवर्ड इंसिडेंटली बट स्टिल कैरीज हेल्थ रिस्क। ये अचानक से कोई इंसिडेंट हुआ, कुछ मिस हैपनिंग हुई, कोई स्ट्रेस हुआ, उसकी वजह से अचानक से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हेल्थ रिस्क इसके साथ एसोसिएटेड है, यानी कि अगर बाय चांस वो पेशेंट जो इस स्टेट से गुजर रहा है, ज़्यादा सीवियर अटैक नहीं है एंजाइना का, तो भी उसको अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे कोई और उसको रिस्क फैक्टर हो सकता है या वो हार्ट अटैक में तब्दील हो सकता है। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं इटियोपैथोजेनेसिस, यानी कि ये जो एंजाइना का पेन है, ये कैसे बढ़ रहा है, ये कैसे शुरू हो रहा है और कैसे बॉडी में बढ़ रहा है। ठीक है, सबसे जो मेन कारण है, चाहे हम बात करें एंजाइना की या फिर हम बात करें कोरोनरी आर्टरी डिजीज की, ठीक है, उसका मेन कारण है एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस। अब एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि आपकी जो आर्टरीज हैं, यानी कि आपकी जो धमनियां हैं, उसमें धीरे धीरे कुछ पदार्थ जमा होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या जमा होना शुरू हो जाता है, उसमें आपके सबसे पहले आते हैं फैटी डिपॉजिट, यानी कि वसा। ठीक है, फैट जिसको आप बोलते हैं, वो अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो कंडीशन है ये धीरे धीरे होती है। ऐसा नहीं कि आज आपने ज़्यादा क्या बोलते सैचुरेटेड फैटी एसिड्स खा लिया या कि कोलेस्ट्रॉल जिसमें ज़्यादा हो, उस तरह का फूड आपने इंटेक कर लिया तो आज ही जमा हो जाएगा। नहीं, धीरे धीरे टाइम के साथ ये प्रोसेस होती है, जिसमें कि आपकी जो धमनियाँ हैं उसके अंदर वसा जमा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल यानी कि रक्त वसा वो डिपॉजिट होने लग जाता है, और उसके अलावा अदर सब्सटेंसेस यानी कि ब्लड वेसल्स में जो भी और चीजें बह रही हैं वो जाके साइड पे जमा होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, कहाँ? इनर वॉल ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज, जो कि आपकी हृदय की धमनी है, उसके अंदर वसा, कोलेस्ट्रॉल यानी कि रक्त वसा और अदर सब्सटेंसेस जो उस ब्लड के साथ बह रहे हैं वो साइड में इनर यानी कि अंदर की जो उसकी दीवार है, उसकी लाइनिंग है, उसमें जमा होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, उसको वो नैरो कर देंगे, सकरा कर देंगे, यानी कि उसको जो उसमें आपका एरिया है, ठीक है, वो कम होने लगेगा। अब जब ब्लड को बहने के लिए प्रॉपर एरिया नहीं मिलेगा, एक जगह नहीं मिलेगी, तो वो क्या होगा, जितना ब्लड हार्ट की मसल को चाहिए, जितनी ऑक्सीजन हार्ट की मसल को चाहिए, वो उसे नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, रिड्यूसिंग ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन डिलीवरी टू द हार्ट मसल। हार्ट की मांसपेशियों को ना तो ब्लड प्रॉपर मिल पाएगा और ना ही ऑक्सीजन प्रॉपर मिल पाएगी। ठीक है, तो यही हमारी कंडीशन ला रहा है, जिसको बोल रहे हैं हम एंजाइना। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले अभी इसमें मेन कॉज है एंडोथेलियल डिसफंक्शन। आपने लेयर सुनी होगी, एक हमारी एपिडर्मल और एक एंडोथेलियल। ठीक है, जो इनर लाइनिंग होती है ब्लड वेसल की, उसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या हो रहा है कि ब्लड प्रेशर की वजह से या स्मोकिंग की वजह से या
हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से इन्फ्लेमेशन होने लग जाता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या है कि उसमें सूजन आने लग जाती है, रेडनेस आने लग जाती है, ठीक है, और जिसकी वजह से ये एथेरोस्क्लेरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस अभी जो हमने पीछे डिस्कस किया, यानी कि जो हृदय की धमनियां है उसमें अंदर की जो वॉल है, उसकी अंदर की जो लाइनिंग है, उसमें वसा, रक्त वसा और अदर पदार्थ जो हैं वो जमा होने लग जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी वही हो रहा है कि एंडोथीलियम डिसफंक्शन होता है। वो किस वजह से होता है? हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, यानी उक्त रक्तचाप जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, स्मोकिंग की वजह से और हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से, ठीक है। उसमें क्या होता है? सूजन हो जाती है और जिसकी वजह से वो एथेरोस्क्लेरोसिस की साइड ले जाता है उसको। चलिए दूसरा देखिए, रिड्यूस ब्लड फ्लो। अभी मैंने आपको बताया कि अगर धमनियां सिकुड़ जाएंगी तो उसमें क्या होगा? ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उतना स्पेस ब्लड को नहीं मिल पाएगा कि उस धमनी में से वो जा सके। ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि जो प्लेक वहां जमा हो रहा है, जो वसा और वो कोलेस्ट्रॉल और अदर पदार्थ जो कोरोनरी आर्टरी के अंदर जमा होते जा रहे हैं, वो उसके जो ऑरिफिस है उसको छोटा करते जा रहे हैं। ऑरिफिस यानी कि उसका जो माउथ है, ठीक है, अंदर कोई भी चीज जमा होगी तो जितना वहां पे गैप है वो कम होता जाएगा, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होगा? जितना ब्लड उसमें से फ्लो होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, और जब भी हम फिजिकल एक्टिविटी कोई करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम में ब्लड की डिमांड ज्यादा हो जाती है। आपने देखा होगा जब आप भागते हैं, रनिंग करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि आपको जोर जोर से आप सांस लेते हो, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो इंक्रीज कर जाती है। ऐसे ही ब्लड फ्लो भी इंक्रीज कर जाता है, ब्लड की डिमांड, क्योंकि बॉडी की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर भी वो हो रहा है, लेकिन यहां पे मजबूरी क्या है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो हो चुकी है, सिकुड़ चुकी है, तो जितनी हार्ट को ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए वो नहीं हो पाता, ठीक है। उसी के वजह से ये जो अब की अगली स्टेट है वो आ जाती है, जिसको हम मायोकार्डियल इस्चेमिया बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि रिड्यूस ब्लड फ्लो यानी कि कम मात्रा में रक्त के प्रवाह की वजह से मायोकार्डियल इस्चेमिया हो जाता है, यानी कि जो आपके हृदय की सेल्स हैं उनको प्रॉपर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन और ब्लड नहीं मिल पाता, ठीक है। एंड जिसकी वजह से आपके हृदय में पेन शुरू हो जाता है और डिस्कंफर्ट शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अब ये देखिए आप प्रोसेस कहां से चल रही है। सबसे पहले आपका एंडोथीलियल डिसफंक्शन हुआ, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ। उस कंडीशन, जैसे जैसे प्लेक का डिपॉजिट इंक्रीज होगा उसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम होगी। ब्लड सप्लाई जैसे ही कम होगी वैसे ही हार्ट में पेन और डिस्कंफर्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम जितने भी पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं ये किस में आएंगे? आपके ईटियोपैथोजेनेसिस में। अब आगे इस कंडीशन ने ट्रिगर कर दिया एंजाइना को, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि डिस्कंफर्ट होगा, पेन होगा, उसी की वजह से क्या हो रहा है? एंजाइना के एपिसोड स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अब यहां पे क्या हो रहा है? हार्ट को ऑक्सीजन और ब्लड चाहिए प्रचुर मात्रा में, और जितनी उसकी डिमांड है उतना उसको ब्लड और ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यही इसकी वजह से ये आपको पेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये कंडीशन, ये ट्रिगर कब कब हो सकते हैं? जब कोई आप फिजिकल एक्सर्शन ले रहे हैं, आपको कोई भावनात्मक स्ट्रेस है, ठीक है। ठंडे मौसम में आपने देखा होगा उस टाइम पे भी बाहर ऑक्सीजन का मात्रा कम होने की वजह से हमें, जब हम किसी हिल स्टेशन में जाते हैं तो हमें जोर जोर से हम सांस लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें प्रॉपर ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाती है।
तो ये आपका एंजाइना का पेन उस कंडीशन में भी उठ सकता है या स्टार्ट हो सकता है। हैवी मील्स, आपने बहुत ज़्यादा ये सैचुरेटेड फैट से मतलब ज़्यादातर फैट जिसमें हो वो आपने खाना खा लिया है, ठीक है, और स्मोकिंग की वजह से, क्योंकि उसमें भी आपने देखा होगा कंजेशन सा फील होता है, ठीक है। तो इन सब कंडीशंस में आपको एंजाइना का पेन शुरू हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी में पहले ही वो कंडीशन स्टार्ट हो गई है। आपका एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन आ गई है, फिर आपको ब्लड ही नहीं प्रॉपर मिल रहा है हार्ट को, उसके बाद जितना ब्लड हार्ट को चाहिए वो उसे नहीं मिल पाने की वजह से वो पेन और डिस्कम्फर्ट में आ ही चुका है। और अगर आपके साथ उस टाइम पे ऐसी कोई कंडीशन होती है कि फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, इमोशनल स्ट्रेस हो रहा है, कोल्ड वेदर है, हैवी मील्स आप खा लेते हैं या स्मोकिंग की कंडीशन है, तो आपको एंजाइना का पेन स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। अब जैसे ही ये ट्रिगर करेगा, मतलब इन सारे कारणों ने मिलके उसको एक स्टिमुलेशन दे दिया, ठीक है, और वो पेन आपको फील होने लगेगा, जिसको हम बोल रहे हैं पेन परसेप्शन, ठीक है। तो इन सब कारणों की वजह से आपको दिल में पेन होने लगेगा, डिस्कंफर्ट होने लगेगा, ठीक, उस एंजाइना की स्टेट में जहां पर जितनी डिमांड है हार्ट की उतना उसको ना तो ब्लड और ना ऑक्सीजन मिल पा रही है, मिसमैच हो गया। डिमांड उसकी बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, ठीक है। उसी वजह से आपको वहां पे जो एक ऐंठन सी महसूस हो रही है, एक दबाव महसूस हो रहा है, वो आपका एंजाइना का पेन है, ठीक है। अब ये पेन रिसेप्टर्स को और स्टिमुलेट करता है जो कि हार्ट में प्रेजेंट है। आपको पता ही है कि हर एक ऑर्गन में एक पर्टिकुलर टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, तो वहां पर जो भी ऐसे रिसेप्टर होंगे जो कि पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे वो और ट्रिगर हो जाएंगे, ठीक है, उनको स्टिमुलेट कर देगा और ये आपका कहलाएगा एंजाइना का पेन, ठीक है। इटियोपैथोजेनेसिस में हमने पढ़ा कि पहला उसका कारण है एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस किस वजह से हो रहा है? आपके एंडोथेलियल डिसफंक्शन की वजह से, ठीक है। अब इसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम हो रही है, ये ब्लड सप्लाई उन धमनियों में कम हो रही है जो कि हार्ट की मांसपेशियों को ब्लड और ऑक्सीजन दे रहे हैं। इस कंडीशन की वजह से हार्ट उसको जितना ब्लड चाहिए या जितना ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, जो कि आपके पेन, एंजाइना के पेन को ट्रिगर करता है, ठीक है। और उसके अलावा अदर जो कारण है यानी फिजिकल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, कोल्ड वेदर, हैवी मील और स्मोकिंग, वो इस चीज को और बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। और फाइनली आपको हार्ट की वो स्टेट आ जाती है कि उसको डिस्कम्फर्ट होने लग जाता है और उसको पेन स्टार्ट होने लग जाता है, ठीक है। अब एक बार जो ये पेन शुरू हुआ, उसने क्या किया, पेन रिसेप्टर जो हार्ट में प्रेजेंट है उनको और स्टिमुलेट कर दिया और ये सब मिलकर एंजाइना के पेन में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। ये आपका इटियोपैथोजेनेसिस है एंजाइना का। चलिए अब हम बात कर रहे हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एंजाइना की। 3 जो मेजर टाइप है वो आपका स्टेबल, अनस्टेबल और वेरिएंट एंजाइना है। स्टेबल में चेस्ट डिस्कम्फर्ट, लोकेशन, ट्रिगर, ड्यूरेशन और रिलीफ, ठीक है। हम एक एक फैक्टर को अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अनस्टेबल एंजाइना में सीवियरिटी, ड्यूरेशन, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, मेडिकल इमरजेंसी, ठीक है। देन वेरिएंट में कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, ट्रिगर, साइक्लिक पैटर्न, रिस्पॉन्सेज टू नाइट्रोग्लिसरीन। सो ये सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, यानी कि आगे चल के आपको किस टाइप का एंजाइना में किस तरह से महसूस होता है और आगे हम किस दवाई से ये रिस्पॉन्सिव है, किसके लिए नहीं है, या हमें इसका इलाज कैसे करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेबल एंजाइना की। तो चेस्ट डिस्कम्फर्ट, ये तो हर एक तरह के एंजाइना के टाइप में आप देख रहे हैं कि आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, पेन होगा चेस्ट में, ठीक है। स्टेबल एंजाइना की बात करें तो आपको ये लगेगा कि आपका
हृदय पे कोई हैवीनेस है, कोई टाइटनेस है, ठीक है, कोई उसको निचोड़ रहा है, कोई दबाव पड़ रहा है, ठीक है। अब ये आपकी जो बैक बोन है, ब्रेस्ट बोन है, स्टर्नम, वहां से स्टार्ट होता है, उसके बाद ये आपके नेक की साइड जाता है, जो शोल्डर, आर्म्स, ठीक है, और आपका जो बायां हाथ है, ठीक है, वहां पे इसके ओरिजिनेट होने के यानी कि ट्रैवल करने के, पहुंचने के ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। और उसके बाद बैक, तो मैंने आपको पहले ये बताया था कि ये एक पैटर्न को फॉलो करता है, तो ये वो पैटर्न है, ठीक है। स्टर्नम से स्टार्ट होके नेक तक पहुंचेगा, फिर आपके जबड़ों में जाएगा, फिर आपके कंधों तक, और आपकी लेफ्ट आर्म और बैक तक। ये इसका पैटर्न है मूव करने का, ठीक है। ट्रिगर, अब स्टेबल एंजाइना किस तरीके से ट्रिगर होता है, यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर है जो इसको स्टिमुलेट करते हैं, वो आपका शारीरिक परिश्रम और इमोशनल स्ट्रेस, ठीक है। ये दो मेन कॉज है, ये दो मेन कारण है जिसकी वजह से स्टेबल एंजाइना होता है। इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं, यानी कि ठंडा टेम्परेचर, यानी कि ठंडा मौसम, हैवी मील, और जो भी ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से आपके हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है, वो सारे फैक्टर स्टेबल एंजाइना की स्टेट को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका ड्यूरेशन शॉर्ट रहता है, ठीक है, बहुत कम ड्यूरेशन के लिए होता है, 2 से 5 मिनट, ठीक है। और अगर हम बात करें रिलीफ की, तो नाइट्रोग्लिसरीन लेकर या रेस्ट करके हम इस स्थिति को दूर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अनस्टेबल एंजाइना ज्यादा सीवियर है इन कंपैरिजन टू स्टेबल एंजाइना, ठीक है, और इसमें ये लंबे समय तक चलता है, अनप्रिडिक्टेबल है, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आपको बैठे बैठे भी पेन हो सकता है और आपको सोते हुए भी पेन हो सकता है, थोड़ा सा फिजिकल वर्क किया तो भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपके स्टेबल एंजाइना से ज्यादा सीवियर इंटेंस पेन होगा, ठीक है। ड्यूरेशन इसका लंबा चलता है, ठीक, और रेस्ट करने से ये कंप्लीटली रिलीव नहीं होता, ठीक है। स्टेबल एंजाइना रेस्ट करने से रिलीव हो जाता है, लेकिन अनस्टेबल एंजाइना रेस्ट करने से रिलीव नहीं होता है, ठीक है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर सकती है, यानी कि ये बार बार बहुत जल्दी जल्दी हो सकता है, लंबे टाइम तक चलेगा, और अगर थोड़ा सा भी एक्सर्शन लिया, यानी कि नॉर्मल जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी है उससे अगर आपने थोड़ा सा भी ज्यादा एक्सर्शन ले लिया, तो आपको अनस्टेबल एंजाइना का पेन होने के चांसेस हैं, ठीक है। मेडिकल इमरजेंसी है ये, क्योंकि ये हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। तो आपको मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। अगर आपको पेन फील हो रहा है, अचानक से आपको पेन हुआ और वो लंबे टाइम तक खींच रहा है, तो आपको उसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है, आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है और अपने उस कंडीशन को क्लियर करना है कि ये जो पेन मुझे हो रहा है उसका कारण क्या है, ठीक है। अब तीसरा, हम वेरिएंट एंजाइना की बात करते हैं, प्रिज्मेटल। मैंने आपको पहले ही बताया कि फिजिकल स्ट्रेस या इमोशनल स्ट्रेस इसका कारण बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आपकी जो हृदय की धमनियां हैं उसमें ऐंठन की वजह से आपको ये पेन फील होता है, ठीक है, जिसका कारण है जो आर्टरीज हैं आपकी वो नैरो हो जाती है, सिकुड़ जाती है, और जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो हृदय की मांसपेशियों को होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए, ये रेस्ट की कंडीशन में भी हो सकता है, नाइट में भी हो सकता है, रात को सोते हुए, और अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी आप अगर आप उठे हैं तो भी आपको ये पेन फील हो सकता है, ठीक है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है कि ये साइक्लिक पैटर्न शो कर रहा है, ठीक है, यानी कि आपका एक पूरा साइकिल पूरा हो रहा है। अगर आपको मान लीजिए सुबह जल्दी पेन शुरू हुआ है, तो अगले दिन उसी टाइम पे आपको पेन फिर से रीस्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये एक साइक्लिक पैटर्न, यानी कि पूरा एक सर्कल पूरा, एक साइकिल की तरह पूरा सर्कल पूरा हो रहा है। तो जिस टाइम पे आपको
पेन हो रहा है, रोज रोज आपको उसी टाइम पे वो पेन फिर से होगा, ठीक है। तो ये इसका इंडिकेशन है कि अगर आपको सेम टाइम पे हर रोज पेन हो रहा है तो ये आपका वेरिएंट एंजाइना हो सकता है। अगर अब हम बात करते हैं कि नाइट्रोग्लिसरीन को ये रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं करता है, तो ये पेन को रिलीव कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये कोरोनरी आर्टरीज को रिलैक्स करता है और ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो अगर इस कंडीशन में नाइट्रोग्लिसरीन दिया जा रहा है तो उससे रिस्पॉन्स मिल सकता है आपको वेरिएंट एंजाइना में, ठीक है। चलिए, अब हमने बात कर ली तीनों मेजर टाइप ऑफ एंजाइना के। अब हम बात करते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था हाइपरटेंशन में, उक्त रक्तचाप में, कि आपके पास दो तरह के ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज हैं। एक है आपकी फार्माकोलॉजिकल और दूसरी है नॉन फार्माकोलॉजिकल, ठीक है। तो एज ए फार्मासिस्ट कोई भी पेशेंट अगर हमें कंसल्ट करता है, हमसे सजेशन लेता है, काउंसलिंग हम किसी पेशेंट की कर रहे हैं, तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम उसको दोनों तरह के ट्रीटमेंट्स के बारे में बताएं, ठीक है। कौन कौन से? नॉन फार्माकोलॉजिकल अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो हमें कैसे मैनेज करना है, और अगर हम मेडिकेशन लेते हैं, हम दवाइयां लेते हैं, तो हमें कौन कौन सी दवाइयां इस तरह की कंडीशन में लेनी चाहिए, ठीक है। नॉन फार्माकोलॉजिकल में ये जितने भी नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज हैं, इसमें आपको दवाई नहीं खानी है, ठीक है। इसमें आपको अपने जो डेली का रूटीन है उसको मैनेज करना है, ताकि आप इस कंडीशन से, पहली बात तो हम बात करते हैं प्रिवेंशन की, ठीक है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये आपने सुना होगा। तो क्योर का मतलब है कि जब आप बीमार हो जाते हैं उसके बाद आप दवाई खाने के बाद अपने आप को ठीक कर रहे हैं। प्रिवेंशन का मतलब है कि हम पहले वो प्रिकॉशंस ले रहे हैं ताकि हम इन बीमारियों से दूर रह सकें, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्या है? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि ये मेन जितने भी ट्रिगरिंग फैक्टर हैं, जो भी ऐसे कारण हैं जो एंजाइना के पेन को, एंजाइना की स्टेट को बढ़ा रहे हैं, उन्हीं फैक्टर्स को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये आपके नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आता है, ठीक है। तो उसमें हमने बात क्या की थी कि अगर आप इमोशनली स्ट्रेस हैं तो आपका एंजाइना का पेन हो सकता है, फिजिकल स्ट्रेस है तो एंजाइना का पेन हो सकता है, जो कि आपकी स्टेबल और अनस्टेबल एंजाइना की स्टेट में हो रहा है, ठीक है। तो अब कोरोनरी आर्टरी डिजीज को अगर हमें कंट्रोल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने फैट इनटेक को कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि एथेरोस्क्लेरोसिस की स्टेट ही नहीं आए, ठीक। दूसरा, अगर हमें फिजिकल स्ट्रेस को कम करना है तो हमें इस तरह के एक्सरसाइजेज या फिजिकल एक्टिविटी को अडॉप्ट करना है जिससे कि हमें हमारी बॉडी की ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज नहीं हो, ठीक। अगर हमें इमोशनल स्ट्रेस से दूर रहना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही सारे मैनेजमेंट टूल्स दिए हुए हैं या वो तरीके बताए गए हैं जिससे कि आप अपनी एंजाइना की स्टेट को बिना दवाई लिए कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। या अगर आप दवाई भी ले रहे हो तो भी इन तरीकों को अपनाकर आप एक सीवियर स्टेट, जो कि आपका एकदम इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे, आपातकालीन स्थिति में आपको ले आए, उस स्थिति से आप बच सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, लिमिट अल्कोहल इनटेक, मैनेज अंडरलाइंग कंडीशंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। तो नाइट्रोग्लिसरीन जो कि सबसे ज्यादा यूज हो रही है, दूसरा बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है। चलिए अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका नॉन फार्माकोलॉजिकल में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो आपको ऐसी डाइट लेनी है जो आपके हार्ट फ्रेंडली हो, हेल्दी डाइट, ठीक है। फैट, सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स नहीं लेने हैं, क्योंकि जो आपकी बॉडी में पहले से फैट प्रेजेंट है वो जाके ही आपकी धमनियों में को ब्लॉक कर रहा है। और अगर आप बाहर से भी और फैटी फूड खा रहे हैं जो कि जिसमें ट्रांस फैट है और आपका कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, तो वो उस कंडीशन को
और हेल्प करेगा, यानी कि और डिपोजिशन होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि हम अपने दवाई के अलावा क्या हमें मैनेज करना है जिससे कि हम एक आपातकालीन स्थिति में नहीं जाएं, तो वो आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। ठीक है, और सोडियम का इंटेक भी आपको कम करना है, क्योंकि सोडियम भी स्टिमुलेशन का काम करता है। हमें हमारी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करना है, उनको क्या कहते हैं, चौड़ा करना है। ठीक है, ताकि आपका जो ब्लड है वो फ्लो कर सके इजीली। ठीक है, फ्रूट्स खाने चाहिए, वेजिटेबल्स, कंप्लीट फूड यानी होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन एंड हेल्दी फैट, ये आप डाइट में रख सकते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज आपको करनी है, ठीक है, बट विद द एडवाइज्ड ऑफ योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, और अगर आपको इसको इंक्रीज करना है अपनी फिजिकल एक्टिविटी के लेवल को, तो वो धीरे धीरे इंक्रीज करना है और मेडिकल सुपरविजन में ही रह के करना है, यानी कि आपके डॉक्टर से सलाह लेकर और उसके अंडर ऑब्जर्वेशन आपको ये एक्टिविटी करनी है। नहीं तो आपकी कंडीशन एंजाइनल पेन की कभी भी कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, हेल्दी वेट मेंटेन करना है, ठीक, ताकि आपका जो हार्ट है उसके ऊपर ओवरलोड नहीं हो। ओवरलोड का मतलब है कि हम उसका जो वो काम कर रहा है हम और उस पर प्रेशर डाल रहे हैं, नहीं और मेहनत करो। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो साइड हो जाएगा कि मैं नहीं कर सकता, और वो आपको क्या डिस्कम्फर्ट देगा और पेन देगा। ठीक है, जो कि एंजाइना का सिम्टम है। स्मोकिंग छोड़ के आप अपने ब्लड वेसल्स के फंक्शंस को इंप्रूव कर सकते हैं और ओवरऑल आपका जो हार्ट है, ठीक है, उसका हेल्थ इंक्रीज होगी उसकी। चलिए, दूसरा है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, जिससे कि आप प्रॉपर नींद ले सके, डीप ब्रीदिंग कर सके, योगा करें और मेडिटेशन करें, जिससे कि आपका जो स्ट्रेस है बॉडी का, मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस दोनों कम हो सके। ठीक है, तनाव और चिंता की स्थिति से आपको दूर रहना है। तीसरा है आपका लिमिट अल्कोहल इनटेक। अल्कोहल का कंजम्पशन कम से कम करना है, जितना कम से कम हो सके। ठीक है, और क्योंकि अगर आपका अल्कोहल कंजम्पशन उसी रेट से चलता रहा जिस रेट से पहले चल रहा था, तो ये आपको स्थिति को, एंजाइना के सिम्टम्स को और ज़्यादा ट्रिगर कर सकता है, स्टिमुलेट कर सकता है, और आप इमरजेंसी कंडीशन में पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा, अगर कोई मेडिकल कंडीशन आपको पहले से है, ठीक है, जैसे कि डायबिटीज अगर आपको है, हाई बीपी है, तो ये आपकी एंजाइना की स्थिति को और वर्सन कर सकते हैं और खराब कर सकते हैं। चलिए, अब हम चलते हैं मेडिकेशन पे। सबसे पहला नाइट्रोग्लिसरीन कॉमन मेडिकेशन है, जो कि हमने पहले भी देखा कि ये आपकी ब्लड वेसल्स को चौड़ा करती है, यानी कि डायलेट करती है, और जिसकी वजह से ब्लड फ्लो अच्छा होता है, ठीक है, इंप्रूव करता है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा नाइट्रोग्लिसरीन को यूज किया जाता है, और नाइट्रोग्लिसरीन को सबलिंगुअल रूट से दिया जाता है, यानी टंग के नीचे प्लेस किया जाता है, क्योंकि इसका सबसे बेटर एब्जॉर्प्शन उसी रूट से होता है। ठीक है, तो इमीडिएटली आपको उस पेन में, अगर वो एंजाइना का पेन है, तो आपको रिलीफ मिलेगा। दूसरे तरह की मेडिकेशन है, दवाइयों में आपके बीटा ब्लॉकर्स आते हैं। ये आपके हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपकी उक्त रक्तचाप की स्थिति है उसको ये कम करते हैं, जिसकी वजह से जो आपका हार्ट का, आपके हृदय का कार्यभार है वो थोड़ा कम होता है, और एंजाइना के सिम्टम्स में थोड़ा रिलीफ मिलता है पेशेंट को। ठीक है, तो पहला हो गया नाइट्रोग्लिसरीन, दूसरा हो गया आपके बीटा ब्लॉकर्स, तीसरा हमने अभी बात की थी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की, जो कि कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड वेसल्स रिलैक्स होती हैं, हार्ट का वर्कलोड कम होता है, जैसे बीटा ब्लॉकर काम कर रहे थे उसी तरीके से काम कर रही हैं, और एंजाइना के सिम्टम्स को रिलीफ होने में ये मदद करती है। ठीक है, अब कुछ रिस्क फैक्टर्स है कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जो कि हमें इस स्थिति में लेकर जा सकती हैं। सबसे पहला है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। ठीक है,
यानी कि ऐसे रिस्क फैक्टर जो कि हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक, जैसे आपकी एज, जेंडर और फैमिली हिस्ट्री। मॉडिफाइबल में है हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, डायबिटीज, ओबेसिटी यानी मोटापा, फिजिकल इनएक्टिविटी, अनहेल्दी डाइट, स्ट्रेस एंड अल्कोहल कंजम्पशन। ये सारे ऐसे फैक्टर हैं जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर आप इन्हें कंट्रोल करते हैं तो आप एंजाइना की स्थिति से निजात पा सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले चलते हैं नॉन मॉडिफाइबल। अब एज पे क्या है? एज हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। जिस एज में आपको ये इस बीमारी को आना है वो उस एज में आपको हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे देखिए इन बिटवीन 45 to 55, यानी कि अगर कोई मेल है जो 45 की एज में है उसको एंजाइना की प्रॉब्लम हो सकती है, अगर वो फीमेल है तो 55 की एज में उसको एंजाइना हो सकता है, ठीक है। अब जेंडर की बात अगर हम करें तो मैन आर जनरली एट हायर रिस्क ऑफ एंजाइना देन द प्री मेनोपॉजल वुमेन, ठीक है। लेकिन मेनोपॉज की स्थिति के बाद वुमेन भी हाई रिस्क पे हो सकती है, क्योंकि उस टाइम पे हार्मोनल चेंजेस वुमेन की बॉडी में आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ऐसे फैक्टर है। और तीसरा इसमें इंक्लूड होता है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जो जिसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, या उसको हार्ट अटैक की कंडीशन आई हो, या फिर कोई और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है या कंडीशन है, तो आपको एंजाइना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये तीनों ऐसे फैक्टर है, एज, जेंडर और फैमिली हिस्ट्री, ठीक है, जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन हम इस कंडीशन को होने का टाइम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर हमें पता है कि हमारी फैमिली में कोई हृदय से संबंधित किसी भी बीमारी से ग्रसित था या है, तो हम प्रिकॉशन ले सकते हैं कि हमें ये बीमारी आज नहीं कुछ साल के बाद हमारी बॉडी में आए, ठीक है। हमें बीमारी होनी है ये तय है, लेकिन हम उसको अपनी बॉडी में को जकड़ने के टाइम को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आपके मॉडिफाइबल फैक्टर्स को। मॉडिफाइबल में आपका है हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपको पहले से हाई ब्लड प्रेशर है यानी कि उच्च रक्तचाप है, ठीक है, तो आपका जो हार्ट है उसका पहले से वर्कलोड बढ़ा हुआ है तो वो और बढ़ जाएगा, ठीक है। अब जिससे क्या होगा कि ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाएंगी और आपको एंजाइना होने के रिस्क बढ़ जाएंगे, ठीक है, या कोई और आपकी कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन से आप ग्रसित हो सकते हैं। तो अगर आपको हाई बीपी है तो आपको प्रिकॉशन लेके चलना है ताकि आप इस कंडीशन में ना आए, जिसको हम बोल रहे हैं एंजाइना, ठीक है। दूसरा हाई कोलेस्ट्रॉल, ऑलरेडी आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ा हुआ है, ठीक है, जो कि आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो ऑलरेडी एलिवेटेड है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है जो कि आपका गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं है, बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो उससे क्या होगा, आपकी आर्टरीज में जो प्लेक का डिपोजिशन हो रहा था वो ज्यादा होगा और जिसकी वजह से वो नैरो हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी और एंजाइना का पेन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको ऐसे पेशेंट जिसका हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको भी अपने बारे में सोचना है कि उसको ऐसा किसी तरह की डाइट नहीं लेनी है जिसमें हाई फैट हो, जिसमें बैड कोलेस्ट्रॉल हो, जिससे कि एंजाइना की स्टेट तक वो पहुंचे। तीसरा है देखिए स्मोकिंग, ये ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है, ऑक्सीजन सप्लाई को कम करता है, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और एथेरोस्क्लेरोसिस ही पहला कारण है जो कि सारी कंडीशंस को आगे ले जा रहा है, जो कि एंजाइना को ट्रिगर कर रही है, ठीक है। डायबिटीज अगर है तो वो भी बहुत बड़े रिस्क पे है कि उनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है, ठीक है, क्योंकि उनका इफेक्ट किस पे आ रहा है, हाई ब्लड शुगर, ठीक है। हाई ब्लड शुगर में भी आपका जो शुगर
का कंटेंट है वो ब्लड में प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स के अंदर वो उस जो ब्लड बह रहा है यानी कि फ्लो कर रहा है उसमें वो शुगर प्रेजेंट है, तो वो भी जाके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपकी एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर आप ओबेस हैं, अगर आपका ओवरवेट है तो भी आपको बहुत सारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने के चांसेस है, जिसमें कि एंजाइना एक है। ठीक है, फिजिकल इनएक्टिविटी, अगर आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप हाई कोलेस्ट्रॉल वाले फूड का इंटेक कर रहे हैं, हाई फैट वाले फूड का इंटेक कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो जाके डिपॉजिट होता रहेगा फैट। ठीक है, ब्लड वेसल्स में वेट गेन हो जाएगा आपका, हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन आ जाएगी और अदर फैक्टर्स भी प्रिवेल कर जाएंगे जो कि एंजाइना की स्टेट को बढ़ा देंगे। अनहेल्दी डाइट में आपकी वही डाइट जिसमें कि बहुत सारा फैट है, ट्रांस फैट है, कोलेस्ट्रॉल जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, शुगर है, वो सारा आपका जाके ओबेसिटी कॉज कर रहा है और एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज कर रहा है। ठीक है, स्ट्रेस, अब स्ट्रेस से क्या ब्लड प्रेशर अफेक्ट होता है, ठीक है, हार्ट की हेल्थ अफेक्ट होती है और एंजाइना का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, सेम इज विद द कंडीशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल कंजम्पशन अगर एक्सेसिव है तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा और उससे ओबेसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे आपके कारण थे जो कि एंजाइना को ट्रिगर कर रहे थे, एंजाइना की स्टेट आ रही थी आपकी बॉडी में। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डिस्कंफर्ट लगे, स्ट्रेस फील हो, तो आपको उसी टाइम अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, ताकि आप प्रॉपर मेडिकेशन ले सके या अपने हृदय की मांसपेशियों की स्थिति का पता कर सके। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की। टिल देन, थैंक यू।